नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोना एक्सीलेंस इन इकोनॉमिक्स कोचिंग फॉर द यूजीसी नेट एंड सेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट 2026 जो 7 जून को हुआ था। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हम इसको जल्दी नहीं कर पाए थे और हमारे पास पेपर लेट आया था। और इम्पॉर्टेंट बात एक और डिस्कस करना चाहेंगे कि जितनी भी हमने वीडियोस डाली थी 3 या 4 5 6 दिन की वीडियोस में, इस सेट के एग्जाम में मात्र मैं ये डिस्कस करूंगा कि कम से कम डायरेक्टली क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पब्लिक फाइनेंस की जो हमने वीडियोस डाली थी वहाँ से पूछे गए थे, चाहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर किया था हमने, और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जितने भी 4 से 5 वीडियोस डाली थी उन वीडियोस में ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने इसमें कवर कर रखा है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करने के साथ तो पहला क्वेश्चन, Pareto efficiency condition, Samuel condition for public goods and Borders law and cantonment, ये आपके पास मैच करने के लिए था। और इसमें जो राइट आंसर था वो आपके पास डी था, क्योंकि जो पैरेटो की एफिशिएंसी है फॉर प्राइवेट गुड्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू अक्रॉस द कंज्यूमर इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर, और सैमुअल्सन की इसमें उसको ऐड कर देते हैं, प्लस लगता है। बॉर्डर्स का लॉ ऑफ फर्म जिसमें बात होती है कि नेट वैल्यू फॉर फर्म्स एक्सेस डिमांड इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ इट्स प्रॉफिट, तो नेगेटिव रहता है। उसके बाद cantonment is the process of reaching Walrasian equilibrium, so it is the process। अगला जो क्वेश्चन था वो भी मैच करने का था। फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट, ये भी हमने कवर अप किया था अपने इसमें। और पहले क्वेश्चन जो था उसमें भी 2 से 3 पॉइंट हमने जो कवर किए थे, जो परेटो का था या फिर उसके बाद सैमुअल्सन का था, जब मैं पब्लिक फाइनेंस को डिस्कस कर रहा था और माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें कवर कर रहा था। ये इस क्वेश्चन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इजी था, तो इसलिए हमने इसको भी कवर किया था अपने उसमें, जब हमने सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट की बात की थी, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात की, और वहाँ पे ये क्वेश्चन कवर हुआ था। जेम्स केन्स इज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, मिल्टन फ्रीडमैन इज द मोनेटरिस्ट एंड ब्रूस बार्लेटली, ये आप देख सकते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हमारी वीडियो में क्लियरली दिया गया है। रॉबर्ट लुकास अगेन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने कवर किया था जब हमने अपनी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को कवर किया था। सो वहाँ पे फोकस किया था कि जो केन्स का जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, कंजम्पशन हाइपोथेसिस है, वो अपने एमपीसी लेस देन एपीसी की बात करते हैं, और मनी ऑन बिंग्स का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैश बैलेंस अप्रोच एंड मनी इल्यूजन। एडविन फिशर ने ये भी डिस्कस किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो डी है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेना आपने वीडियो। मनी एज ए बिन मैंने बोल दिया है पहले। कैश बैलेंस अप्रोच में पहली बार स्टोर ऑफ वैल्यू की बात हुई थी, और इरविंग फिशर ने इसके साथ जो है बात किया था कि ये बेसिकली जो मनी इल्यूजन है 1928 में, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2 बार आया है इसमें। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया था जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स की बात की थी। मीडियन क्वार्टाइल डिवीजन, गिनी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अगेन ये कोई इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई उतना टफ करने क्वेश्चन नहीं था। डी मॉर्गन लॉज, आइडम्पेटन रूल एंड इनोवेशन रूल एंड कम्प्लीमेंट्स रूल, तो इसमें जो आपका करेक्ट जो आपका सी बन रहा था, क्योंकि डी मॉर्गन जो आपका लॉ होता है वो कम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इक्वल्स द इंटरसेक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट्स, और आपका जो आइडम्पेटेंट रूल होता है ए एंड ए इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाता है, और इन्वोल्यूशन रूल में डबल कॉम्प्लीमेंट रिटर्न्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट रूल में आपका ए कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें आया था। डायनामिक स्टेबिलिटी विद कॉन्टिन्यूस एडजस्टमेंट, प्रोडक्ट एग्जॉर्शन थ्योरम, वायबिलिटी ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल एंड डायनामिक स्टेबिलिटी विद लैग एडजस्टमेंट, हमारे पास मिलान के लिए था। पहला था कंटिन्यूस टाइप, जो राइट आंसर है इसका वो ए है। उसमें आपके आप अपनी इसमें मिला भी सकते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइप एडजस्टमेंट यूजेस द डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। प्रोडक्ट एग्जॉर्शन थ्योरम में यूलर थ्योरम इन्वॉल्व द डेरिवेटिव्स के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल या लेबर के साथ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे किसी भी 2 इसमें केस में हम निकाल सकते हैं। वायबिलिटी इनपुट आउटपुट मॉडल रिक्वायर्ड हॉकिंस-साइमंस कंडीशन, जब हमने इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हॉकिंस-साइमंस कंडीशन कितनी नेसेसरी है, इसको हमने अपनी वीडियो में भी कवर अप किया था। लैग डिस्क्रीट टाइम एडजस्टमेंट यूजेस एंड डिफरेंट इक्वेशन, तो ये डिफरेंस
इक्वेशन के थ्रू जो है लैग्ड, उसमें डिस्क्रीट टाइम पीरियड में जिसमें t-1 एंड t और जो आपका पास्ट टाइम पीरियड होता है या करंट होता है, तो उसके द्वारा डिफरेंस इक्वेशन के द्वारा उसको हम कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, सेल बाय, इजी क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। इसमें जो फॉरवर्ड सेटल इन फ्यूचर, फ्यूचर स्टैंडर्डाइज होते हैं, कॉल ऑप्शन ऑन टू बाय होता है, स्टॉक मार्केट में इजी होता है, पुट ऑप्शन टू सेल होता है। सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज RS20 बाय सेलिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ this commodity if the total revenue changes by rupees 15, what will the value of the price elasticity। तो जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर किया था तो वहाँ पे ने डायरेक्टली बोला था कि ये जो फॉर्मूला होता है, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू के केस में हो चाहे एवरेज रेवेन्यू के केस में, जब आप रीअरेंज करते हैं, जब मोनोपोली कंपटीशन की बात आती है, वहाँ सॉरी मोनोपोली की बात आती है, तो मोनोपोली में हम कैलकुलेट करते हैं पावर्स को, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। और इसमें डायरेक्टली आपने पुट करना था, मार्जिनल रेवेन्यू आपका लेफ्ट हैंड साइड रहना था, इधर आपका P1-1/E इलास्टिसिटी है, जिसका मतलब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाना था बहुत इजी ढंग से जब आप इसको डिवाइड करेंगे। स्टेटमेंट 9, higher allocation of funds by the government to the smart cities with the green infrastructure and sustainable transport will lead to the less use of renewable energy। और स्टेटमेंट 2 था, स्टेट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट will improve the energy efficiency, reduce emissions and will improve the urban in livability। so ये स्टेटमेंट आपके 1 is incorrect and 2nd is correct because green infrastructure typically increase the renewable energy use and not less। तो स्टेटमेंट 1 इज आपका, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट आपका, तो राइट आंसर इज डी। क्रोनोलॉजी पूछी थी, इसमें आपने मिलान करना था, मैच करना था, तो कमोडिटी मनी है, फिएट मनी है, फिड्यूसरी मनी है, कमर्शियल बैंक, तो ये इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको कमोडिटी मनी का गोल्ड शेल वगैरह, फिएट मनी गोल्ड कॉइन्स एंड बिल्स, एंड फिड्यूसरी का मतलब होता है जो चेक्स ड्राफ्ट्स जो अथोराइज होता है कमर्शियल बैंक, मनी बैंक जो क्लेम्स एंड अगेंस्ट द, तो वो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें मैच करना था। अगेन दिस क्वेश्चन आल्सो हैज कवर्ड इन और वीडियो, हमने अपने वीडियो में भी कवर किया था जो पब्लिक फाइनेंस की बात हुई थी। मोनोपोलिस्टिक एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, तो मैच करना था आपने, तो करेक्ट इसमें जो है आपके पास बी है, क्योंकि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेलियर होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में एक्सेस कैपेसिटी होती है, परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम ये आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है डायरेक्टली आंसर को कवर अप किया है। मैथ क्वेश्चन नंबर 12 में है, जिसमें एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, आप गोल्डन एज, जॉन रॉबिन्सन, नीफ इक्विलिब्रियम, ये भी हमने अपनी इसमें वीडियो पे कवर किया था। काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे मैच करना था अपने लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे आंसर को कंसिडर किया है। अब P1 टैक्स डिजाइन क्यों किया गया है, इसमें अभी तक अगर देख पाए हम तो 7 से 8 क्वेश्चन हमारे पास अपनी वीडियो से आए, जो हमने वीडियोस डाली थी। ये P1 टैक्सेस का भी हमने डिस्कस किया था पब्लिक फाइनेंस में। तो करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज फंड का, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडाइज नेसेसरी गुड्स और मिटिगेट द पॉल्यूशन, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की जब हमने बात की थी पब्लिक फाइनेंस में, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए होता है, तो इसलिए इंटरनलाइज करने के लिए होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगला क्वेश्चन जो आया है, इफ सपोज इंडिया का जीडीपी 9% है, फिजिकल डेफिसिट 4.5% है, रेवेन्यू डेफिसिट इज 5.3% है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपका 3%, तो इसमें बहुत इजी था, प्राइमरी डेफिसिट आपने निकालना था, प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग बट इट इज द फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपने कैलकुलेट करके आपके पास 1.5% आना था, जो कि बी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, तो ये भी क्वेश्चन इजी था, जो कि आपका इसका राइट आंसर ए है। आप इसमें, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है, डब्ल्यूपीआई का डाटा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स निकलता है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स मॉस्फीस के द्वारा निकाला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड रिपोर्ट ऑन द करेंसी एंड आपका क्या बोलते हैं, ये आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है। स्टेटमेंट 1 कार्नोट मॉडल है, फर्म चूज द देयर क्वांटिटीज एंड द मार्केट डिटरमिन्स द प्राइस, ये भी हमने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कवर किया था एक क्वेश्चन। डोमिनेंट स्ट्रेटजी वहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि नेश इक्विलिब्रियम की बात की जाती है, तो 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2nd इज इनकरेक्ट, तो राइट आंसर इज सी।
उसमें जोसेफ शुम्पेटर, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी थ्योरीज की, वेरियस थ्योरीज एंड ग्रोथ की थ्योरी एंड डेवलपमेंट की थ्योरी, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चरलिस्ट की बात की थी और उसके आधार पर बाद में जो उसने इम्प्रूवमेंट किया था जोसेफ शुम्पेटर की इसमें, वहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यही डिस्कस हुआ था कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंडस्ट्रीज बाय न्यू इनोवेशन। सो इस द राइट आंसर इज सी वहाँ। और ये पहले हमारे अपनी वीडियो में जो हमने डाली थी उसमें भी कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, मूविंग एवरेज मेथड जो है कैन बी यूज टू एस्टिमेट द ट्रेंड इन टाइम्स, राइट होता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 था, मूविंग एवरेज इज द डिवाइस टू स्मूदन द फ्लक्चुएशन, क्योंकि उसको इसीलिए यूज किया जाता है कि उसको फ्लक्चुएशन को स्मूदन करने के लिए। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द अजम्पशन ऑफ रेगुलर स्ट्रिक्ट क्वासी कॉन्केविटी इंश्योर्स दैट constraint utility maximization solutions are unique. So statement 1 is also again correct. Marshallian demand function can be derived from analysis of utility maximization. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें यही है कि स्ट्रिक्ट क्वासी कन्केविटी गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन देता है और मार्शलियन का जो डिमांड कम्स फ्रॉम द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मार्शल एंड लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, और ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट उसमें जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी किया कवर अप किया था तो वहाँ पे भी डिस्कस हुआ था। फुलफिल इफ डिवैल्यूएशन इज टू बी सक्सेसफुल, एंड स्टेटमेंट 2 था डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली एंड इंपोर्ट चीपर। तो इसमें आपके पास क्योंकि वो आपके एक्सपोर्ट को कॉस्टलियर नहीं बनाता है, चीपर बनाता है, इसलिए डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो आपका इंपोर्ट कॉस्टलियर होता है। इस केस में जो इम्प्रूवमेंट होता है, सो राइट आंसर इज सी। कोजनेट कर्व को बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारी डेवलपमेंट वाली वीडियो में, वहाँ डायरेक्टली डिस्कस हुआ है और हमने अपनी उसमें क्या बोलते हैं जो हमारा एनवायरमेंटल है वहाँ पे भी ये कवर अप किया था हमने। इस पे इनइक्वालिटीज फर्स्ट इंक्रीजेस करती है, उसके बाद डिक्रीज करती है जब डेवलपमेंट टेक प्लेस हो जाता है इकोनॉमी में। तो यू शेप का, इन्वर्टेड यू शेप का होता है, बहुत ईजी था। अगेन रोनस्टेन रोडान का बिग पुश थ्योरी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द स्ट्रक्चरलिस्ट डेवलपमेंट थ्योरीज, पहले या दूसरे नंबर पे है। उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ओनली फ्री मार्केट वंस, तो इसमें बैलेंस एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बिग पुश एडवोकेट द कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सेक्टर्स। अगला क्वेश्चन 23, ये भी हमने उससे डायरेक्टली वहाँ पे कवर किया था। अर्थस लोइस का मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकर क्यों करता है, जब वहाँ पे इसने बात की थी सरप्लस लेबर को मूव्स फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर टू द मॉडर्न सेक्टर। तो राइट आंसर इज डी। यहाँ पे क्योंकि उसके द्वारा जो model development by the transfer of labor from the subsistence agricultural sector to the capitalist or modern sector. इन मान लो भी टू सेक्टर मॉडल है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो बीन कवर्ड इन आवर वीडियो, हमारे वीडियो में कवर हुआ था। द ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन, तो सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट मैंने बार बार भी उसके ऊपर फोकस किया था, जो 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगेन दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो आपको डबल्स प्रोडक्शन फंक्शन हो या फिर सीईएस फंक्शन हो या नेट में हो या किसी भी एग्जाम में हो, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रहता है, चाहे वो डेवलपमेंट की जो भी थ्योरीज थी हेरोडोमर वगैरह, और ऊपर से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। जो भी प्रिपरेशन अभी सेट की कर रहे थे और उनसे उनको लग रहा है कि उनका पेपर सही ढंग से नहीं हुआ, तो नेट की प्रिपरेशन आप करते रहें, और ये जितने भी हमने सॉल्व कर रखे हैं इनका यूज़ कर सकते हैं आप अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए, और नेट के लिए हम स्पेशल सीरीज अपनी लाने वाले हैं। उसके बाद कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स करता है कॉनकेव एक आइसोक्वेंट करता है। स्टेटमेंट 2 था कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए होमोथेटिक, तो आई थिंक ये करेक्ट है। अंडर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एपी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज लेस देन एपी प्रोडक्ट। अंडर द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट इलास्टिसिटी आर नॉट कांस्टेंट। सो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है होमोथेटिक होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेस देन एपी होता है। ठीक है, आइसोक्वेंट्स जब हम कॉनकेव की बात करते हैं, क्योंकि ये कॉनकेव नहीं होते, कॉन्वेक्स होते हैं। इलास्टिसिटी आर कांस्टेंट, जब अल्फा प्लस बीटा को आप जोड़ते हैं तो ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर will be the equilibrium level of income. LM curve is steep if the interest elasticity of demand for money is high, and LM curve is steep if the interest elasticity of demand for money is low. So
करेक्ट ये स्टेटमेंट चौथी है इसमें। और स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है, क्योंकि जब अलम कर्व स्टीप तभी होता है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी लो होती है, लेस रिस्पॉन्सिव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ चेंज। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज change at unchanged rate. Third, macrostatic equilibrium implies change in only absolute values, or macrostatic equilibrium is shown by the y is equal to consumption plus investment. So statement 1 and 3 are the correct आंसर बी। कंसिडर द फॉलोइंग, ये भी हमने उसमें कवर किया था अपनी वीडियोस में कि chi-square टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, टी टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक नहीं, गलत है ये। उसके बाद ये जो स्पेशली हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जब आपका एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एंड माइनस है तो कितना कवर करता है, टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एंड माइनस है तो कितना कवर करता है, और थ्री में कितना 99.9% करता है। तो ये हमने कवर किया था। इस पर इजी था। 1 and 3 इज द करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आपका जो है ऑप्शन है। उसके बाद आप कंसिडर द फॉलोइंग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात की गई, लेकिन यहाँ पे डैश डैश दे रखा है, तो कोई आपके पास वैल्यू जो है इसका रैंक निकालना इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी वैल्यूज नहीं दे रखी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो ये भी गलत है, क्योंकि नॉन सिंगुलर के केस में ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इफ ए आपके पास दे रखा है ए स्क्र 5a + 7 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3 and 4, क्योंकि यहाँ इनर जब आप वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर का निकालते हैं दे आर ऑलवेज बिकम 0। यू एंड वी इक्वल टू तो 0 हो जाता है। तो ये डॉट को जो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं, consider the following statement, Lagrangian multiplier shows the marginal utility of income in case of constrained utility maximization. In case of constrained output maximization, Lagrangian multiplier is equal to the derivative of output with respect to cost, and Lagrangian multiplier for the constrained cost minimization is reciprocal of Lagrangian multiplier obtained in case of constrained output maximization. एंड फॉर कंस्ट्रेंट मिनिमाइजेशन हीजियन जो आपका डिटर्मिनेशन मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये जो मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ की पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो राइट आंसर इज डी। इसमें नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड ब्रॉडर रीजन। सो 1 and 3 आर करेक्ट ओनली। ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली किया था, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से हमारी जो कम से कम 7 से 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली, 12-15 से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमारी पीटीयू से भी आए थे, और इजी है। पॉल रोमर है, नक्से है, अल्बर्ट ए एच ओ हिर्शमैन है, और पॉल सिंगर प्रेविश जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी। तो ये क्वेश्चन इजी था। इसमें आप लगा देख सकते हैं एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल रोमर ने दिया था, नक्स ने विशेष सर्कल दिया था, हर्शमैन अनबैलेंस ग्रोथ थियर, और डिपेंडेंसी थ्योरी जो है प्रेविश ने दी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डार्क टैक्स इज imposed on the output of an industry cause। क्या cause कर सकता है वो? तो possibility a reduction in the relative prices of the factor used relatively intensively in the tax industry if substitution effect of the income is broken, then its income effect for a worker, then that worker will be supply more labor. A system of income tax allowing the full loss offset cause reduction in the investment in a risky assets. तो correct option is 1 and 4 is स्टॉपल सैमुअल्सन इफेक्ट की बात है। और फोर्थ, इंटरेस्ट इनकम टैक्स causes dead weight loss, so they are not generally 2 and 3 are generally not true, so you can mark your answer। क्वेश्चन नंबर 34 जो बजट से आया था, बजट से इजी क्वेश्चन था, जिसने बजट, क्योंकि हमारे को तैयारी पड़नी पर जब हम करते हैं तो इसमें हमारे को इकोनॉमिक सर्वे और बजट को कवर करना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन इजी था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 21%, तो ए इज द करेक्ट सीक्वेंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में था कि इंफीरियर एलोकेटिव इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें रेग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि ये सबके ऊपर जो है, चाहे रिच हो या पुअर हो, एक साथ बियर करने पड़ते हैं उनको। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद इसमें जो स्टेटमेंट है, दे आर 1 अगेन, द इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली कॉज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी एंड रेग्रेसिव, सो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेस ईयर ऑफ जीडीपी एस्टीमेट
हैज़ बीन रिसेंटली चेंज फ्रॉम 2011 से 22-23 की, हाँ बिल्कुल किया गया। न्यू बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, 22-23 किया है। लेकिन सीपीआई का जो है ये गलत है क्योंकि उसको 23-24 किया है और बिफोर 2026 इससे पहले 10 बारी, लेकिन ये इनकरेक्ट है, 8 बारी जो है चेंज हुआ है। तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई मीन एनएफएस 5 की बात कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एनेमिक चिल्ड्रन 6 to 59 months are has increased compared to the NFS 4. Percentage of institutional birth in place public facility has declined. Third, percentage of pregnant women 15 to 49 who are anemic has increased and percentage of overweight men has declined. तो ये गलत है क्योंकि डिक्लाइन नहीं है, ऊपर को बढ़ा है। तो 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, बाकी जो है इनकरेक्ट है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बी टोटल फर्टिलिटी उसी से संबंधित था। एज ऑफ 2025 इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट हैज ड्रॉप टू अप्रॉक्सीमेटली 1.9% per woman, और उसके बाद रिप्लेसमेंट टेबल टोटल फर्टिलिटी रेट EFR is 2.1 children per woman and more than 2/3 of the 28 state have total fertility rate above national average. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ए, जिसमें टोटल फर्टिलिटी यहाँ नियर अबाउट हुआ है। रिप्लेसमेंट ऑफ द 2.1 मोस्ट ऑफ द बिलो द नेशनल से रहता है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन एक्सपेक्टेड टू बी हैड लेटर बाद में हो जाएगा, जो इसमें तो 2047 की बात थी। तो 1 and 2 आर करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट रीच एंड ऑल टाइम हाई ऑफ $387 billion in 2024-25. The surplus in service trade covered the entire merchandise ट्रेड डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट क्योंकि बट surplus did not cover the entire merchandise deficit. So again, according to the global question number 40 MPI report 2025, 1.1 billion live in the acute multidimensional poverty across the 109 countries. Statement 2 है, the report also reveals that 4 in 5 poor people in urban area, which is again wrong क्योंकि पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा इनकरेक्ट है। सो आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आप टिक करें। एज पर यूनियन बजट, ये डिस्कस किया था हमने जब अपना पब्लिक इंडियन इकोनॉमी की बात की थी, उसमें भी कवर किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एज पर इंडियन यूनियन बजट 2026-27 डेट टू जीडीपी रेशियो इज एस्टिमेटेड 15.56% ऑफ द जीडीपी, और जिसमें हमने ये भी बात की थी 2031 तक कितना गवर्नमेंट ने अपना टारगेट फिक्स किया है। स्टेटमेंट 2 है, द फिजिकल डेफिसिट इन बजट एस्टिमेट्स 2026-27 इज 3%। अगेन इट्स रॉन्ग क्योंकि वो 3% नहीं है, वो उससे ऊपर है, 4.5% के आस 3% के आसपास है। सो दैट्स आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है सी, 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नैश इक्विलिब्रियम इन बार्टन गेम ऑफ प्राइस सेटिंग वेयर ऑल द फर्म्स हैव द सेम मार्जिनल कॉस्ट। तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, और ये दोनों की केस में जहाँ कोरोनाट और इसकी बात आती है, तो नैश इक्विलिब्रियम बी में इसका जो है बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री ऑफ इसकी वजह से नैश इक्विलिब्रियम विद आइडेंटिकली टू द, जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, इंश्योर करता है जीरो प्रॉफिट एफिशिएंसी कम्स फ्रॉम द प्राइस इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू द PLFS 2022-24 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 15 साल एंड अबव डिक्लाइन 58.5%, 2023-24 के कंपैरिजन में 60.6%। स्टेटमेंट 2 था, फीमेल का जो LFPR रिपोर्ट है 15 ईयर से ऊपर वाले एज के, हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 37% 22-23 से टू 41.7%। So first statement is incorrect, second is correct. So D is the right option. Which one of the following policies would not be expected to reduce the equilibrium unemployment rate? कौन सी ऐसी पॉलिसी देते हैं? तो राइट आंसर इज बी। उसमें क्योंकि हायर मिनिमम बेस कैन इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस फ्लोर नॉट रिड्यूस्ड इट। तो अगला क्वेश्चन है, ये हमने अपनी उसमें कवर किया था। इन द एक्सपेक्टेशन augmented Philip curve, so कौन सा स्थिति, देयर इज ए लॉन्ग ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगला नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जीरो, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्फ्लेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन शिफ्ट टू द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये इजी सा क्वेश्चन था। अगला है यूलर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड
कंजम्पशन मॉडल इज करेक्टराइज्ड बाय, तो ये क्वेश्चन ट्रिकी था। कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, टुडे कंजम्पशन डिपेंड्स solely on the current income and marginal utility of consumption is constant over the time। उसके बाद कंज्यूमर इक्वेट्स द डिस्काउंटेड मार्जिनल यूटिलिटी अक्रॉस, सो दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था जब स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स का हमने वीडियो डाली थी रिकैप करने की, क्विक रिवीजन वाली। तो ये आपने पुट करना था वैल्यू, इजी था। जहाँ पे इल मोड होता है तो आप इसको पुट करते तो आप मीन माइनस मोड इज 3, तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 27 आता है। अगेन दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हमने उसमें बोला था कि 2 रेग्रेशन इक्वेशन लाइन है और r इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो आपने डायरेक्टली बीटा की वैल्यू डालनी थी यहाँ से और आपको जो है क्वेश्चन इजी आपने कैलकुलेट करके निकाल देना था। तो दिस इज हाउ, ये बहुत इजी था क्वेश्चन। 0.8 इज अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज कवर्ड इन आवर स्टेटिस्टिक्स, उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इसमें जो है वेरिएंस आपका जो है यूनिट फ्री नहीं होता है, बाकी सारे के सारे जो है होते हैं यूनिट फ्री होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये पूछा जाता है। अगेन द फॉर्म फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस पूछा जाता है, चाहे उस कोफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो फिर कांस्टेंट इलास्टिसिटी हो। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन का जो वन आप 1/1 माइनस पी इज नथिंग बट इज द फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कवर करता है। इसमें x3 वैल्यू विल बी गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दी थी आपके पास और उसमें आपने x1 x2 x3 तो आप निकालते x1 आपका और x2 आपके पास आना था -2 तो -5 आ जाना था जो जोड़ के, तो ये वैल्यू निकालने के बाद आपके पास राइट आंसर इज ए। अगला लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बाय जेड मैक्सिमाइजेस, क्या करता है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट वहाँ दे रखी है आपके पास, शेडो प्राइसेस रॉ मटेरियल दे रखे हैं और इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10.3 और 25.3 आपके पास कैलकुलेट करके आना है, तो राइट आंसर इज बी। ऑप्टिमम टैरिफ कब होता है, जब इक्वल टू 1 होता है, तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है इसको भी हमने डिस्कस किया था एचओ थ्योरम में, जब एचओ थ्योरम की क्रिटिसिज्म भी किया था और उसे डिस्कस भी किया था डेवलपमेंट सॉरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। डिनोटिंग द प्राइस ऑफ कैपिटल ऑफ ए price for capital and price of labor respectively to the countries of A and B and choose the correct one। तो कैपिटल ए अबेंडेंट है, बी है, तो ये इसमें सिचुएशन दे रखी थी बी कंट्रीज कैपिटल अबेंडेंट, वहाँ पे आपने इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज ए लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ ए टी एंड स्मॉल एक्सपोर्टर ऑफ बाइसिकल। इन केस ऑफ स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इनकी सब्सिडी अगर दी जाती है तो वर्सन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट वो है क्या बोलते हैं टी का एक्सपोर्टर है, तो वर्ल्ड लेवल पे उसको इन्फ्लुएंस करेगा। डब्ल्यूटीओ भी इसके ऊपर बात करता है कि सब्सिडी 3 टाइप से दी जाती है और 3 टाइप्स की सब्सिडीज बार बार कई बार पूछा भी जाता है, तो द राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है बोमोल्स का टॉबिन्स मॉडल डिमांड फॉर मनी, यहाँ से सीधा क्वेश्चन था और ये आप इसमें सीधा जो आप फॉर्मूला था उसके आधार पर ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन बॉल्डर्स लॉ स्टेट्स दैट, तो ये पब्लिक फाइनेंस में डिस्कस किया था डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड में ही हमने डिस्कस किया था जब हमने पब्लिक फाइनेंस की थी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज द पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ, राइट ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन रामसे रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज आल्सो डिस्कस इन द, जब हमने रामसे रूल्स की बात की थी क्रोनोलॉजी में भी बोला था और वहाँ पे इसको डिस्कस भी किया था। तो आपके पास जब आप इसको डी ऑप्शन को क्या आएगा आपके पास, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे टी एक्स डिवाइडेड बाई ई वाई एंड टी वाई डिवाइडेड बाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है 59 रैशनल एक्सपेक्टेशन, अगेन दिस वाज आल्सो इन कवर अप इन आवर डेवलपमेंट, जो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो वीडियो था उसमें कवर किया था। तो यूज़ ऑल इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली यूज़ करने की कोशिश करते हैं जितनी भी अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मैंने कहा था कि इनइफेक्टिव हो जाती है। अगला क्वेश्चन इफ एमपीसी एंड एम इज मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कम इम्पोर्ट, यहाँ पे दे रखा है वैल्यू दे रखी है, आपने डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डालने के आधार पर आप जो सॉरी वैल्यू नहीं, यहाँ पे आपको कल वो दे रखा था कि कौन सा राइट फार्मूला होता है, तो ये इजी था। अगला क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन, दिस वाज आल्सो डिस्कस इन द, ये अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस हुआ था, तो ये यहाँ पे आपको वैल्यू डाल पुटअप करनी थी माइनस एम पी सी 1 माइनस एम पी सी 75 माइनस 75 और माइनस, तो ये आपके पास -3 आना था क्योंकि नीचे आपके
डिनोमिनेटर में प्लस की आइटम थे। वो एज पर द 16 फाइनेंस कमीशन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू क्राइटेरिया, हमने डिस्कस किया था अपने इसमें कि 16 फाइनेंस कमीशन एंड 15 फाइनेंस कमीशन एंड 14 फाइनेंस कमीशन, जब हम बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी की, वहाँ पे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा आइडियाज़ को तो एक बारी देख लें, क्योंकि जो यूजीसी नेट वाले हैं उसको चेक कर सकते हैं एक बारी यहाँ से कौन से आइडियाज़ को ड्रॉप किया गया है। तो इसमें जो है नया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10% को कंसिडर किया गया है, तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, सोलो का मॉडल हमने बात की थी जब हमने ग्रोथ मॉडल डिस्कस किए थे। द फेमस वन एरोडोमर मॉडल फॉर एक्सटेंडेड वर्जन है, और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ, अगेन दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिस्कस, तो कम से कम अभी तक 25 से 35 क्वेश्चन के आसपास कवर हो चुके हैं। इंटरप्रिटेशन बैलेंस रिलेट्स टू, तो ये बेसिक आइडिया जो था वो लार्ज एक्सपेंशन था, क्योंकि कभी भी उन्होंने जो है ऑल सेक्टर ग्रोइंग सेम रेट के साथ वो इंक्रीज करते हैं, ये बात नहीं की थी नक्शे ने बेसिक आइडिया में, क्योंकि उन्होंने पुट फोर्थ किया था इनिशियली में। उसके बाद क्योंकि इसका जो मेजर है लार्ज एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज इन ऑल एरियाज की बात हुई थी, ना कि एक साथ ग्रो करेंगे। तो create a self-sustaining market that there is a large simultaneous and synchronized expansion of investment across the variety of industries. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, suppose a government gives a approval for the building of a project A because the project A would be the socially beneficial, ठीक है। In making its decision it's calculate private costs 700 जो भी है, आगे प्राइवेट बेनिफिट्स 800 एंड एक्सटर्नल कॉस्ट इज 200, what does this suggest must be true about the external benefits of this project। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको प्लस माइनस करते रहेंगे, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 900 से ऊपर बी करेक्ट ऑप्शन। मार्केट कंपेटिटिव है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, दिस आल्सो हैज कवर्ड इन आवर वीडियोस, तो हमने ये अपने इस वीडियो में कवर किया था पब्लिक फाइनेंस की वीडियो में, जो कि मार्केट डेट वेट लॉस किसकी वजह से होता है, जहाँ पे प्राइस इक्वल टू मार्जिनल प्राइस इक्वल टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, तो वो स्थिति होती है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे की बात करते हैं 67, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालना था, इजी था, जिसमें वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में है, एफ्लुएंट सोसाइटी गैलब्रेथ का है, रोड टू सबडम है, फाइव का था, और कैपिटल इन 21st सेंचुरी, ये भी थॉमस पिकेटी 2013 में, तो राइट सीक्वेंस इज सी ऑप्शन। सोलो मॉडल, अगेन ये मॉडल बार बार आ रहा है, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। इन सोलो मॉडल स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, डायरेक्टली है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब ये होता है कैपिटल पर वर्कर इज कांस्टेंट। सो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे 35 से 40 हो चुके हैं अभी तक। फिशर टेस्ट, ये भी जितने भी टेस्ट किए थे हमने, फिशर एप टेस्ट वगैरह, चाहे डिटरमिन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड गॉसेट टी टेस्ट, पियर्सन और स्पीयरमैन कोरिलेशन, तो इसमें राइट सीक्वेंस इज सी, क्योंकि पियर्सन 1890, गॉसेट 1908 और फिशर 1920, स्पीयरमैन तो एक्चुअली तो फिशर। इसके बाद अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अरेंज करने थे, इंसर्टिंग बेसिक वेरिएबल, आइडेंटिफाइंग डिसीजन वेरिएबल, प्रिपेयरिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक क्वेश्चन था कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं जब आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो राइट आंसर इज बी इसमें था, क्योंकि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई डिसीजन को करते हैं, उसके आधार पर वेरिएबल जो भी आपने लेने हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइजेशन करना है, कंस्ट्रेन होती है, और इंसर्ट कुछ वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल जो यूज़ करते हैं आप लेफ्ट साइड और राइट साइड। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी है शट डाउन पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज्म इज व्हेन द टोटल लॉसेज आर इक्वल टू द टू और ग्रेटर देन टोटल फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज equal to zero, monopolistic competition is firms always at the minimum और AC, ऐसा नहीं है। तो 1 and 3, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता क्या है, वहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन होती है, तो वो मिनिमम पॉइंट पे कभी नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ रिजर्व कैपेसिटी की स्थिति रहती है, तो 1 and 2 इज करेक्ट, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज क्रोनोलॉजिकली करना था, ये भी हमने उसमें डायरेक्ट आप देख सकते वीडियो में कवर किया था, जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिए थे, आप शायद पहले ही स्लाइड में है। अरेंज इसमें पिको बाइग्समैन हाइपोथेसिस, क्रिटिकल मिनिमम हाइपोथेसिस, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें बैगनर का लॉ पहले आया था, जेमी क्लार्क का, उसके बाद प्योर थ्योरी ऑफ पिको बाइग्समैन 1960s।
Arrange in correct sequence, household and businesses find that they have excess money balances, interest rate on securities drop, and prices of the goods and services increases. Demand for securities and goods and services increases. Net inflow of remittances from the abroad increases. The domestic money supply. So the right answer is C, क्योंकि remittances increase the money supply. ठीक है. एक्सेस मनी बैलेंसेस इंक्रीज करता है, डिमांड फॉर सिक्योरिटीज बढ़ाता है, प्राइस एंड इंटरेस्ट को एडजस्ट करता है. अगला क्वेश्चन था लियोन्टे पैराडॉक्स. ये भी हमने क्वेश्चन को कवर किया था इसमें जब हमने उनकी बात की थी, एचओ थ्योरी की क्रिटिसिज्म की बात की थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में. तो दो स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है. इट सजेस्ट दैट कैपिटल अमेंडमेंट या बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो राइट ऑप्शन इज ए. अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंडियन बैंक्स का क्या करता है, जहाँ पे वो ओवरनाइट करते हैं अप्रूव्ड जो उनकी अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ होती है, आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करता है. तो सी इज द करेक्ट. 76 अकॉर्डिंग टू केंजियन विच ऑफ नॉट द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द लिक्विडिटी ट्रैप. अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी इजी था. लिक्विडिटी ट्रैप वहाँ उस स्थिति में होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डाउन हो जाता है और लोग जो है उसको अपने पास होल्ड रखने पसंद करते हैं बजाय उसको बाजार में लगाने के. तो डिमांड फॉर मनी बिकम्स द परफेक्ट इनलास्टिक, और इसको आइडल कंडीशन भी बोला जाता है. उसके बाद है दो एक्स एंड गुड्स बैड्स हैं, ठीक है. इंडिफरेंस कर्व वुड बी द कॉनकेव स्टेटमेंट, वन इज इनकरेक्ट. दूसरा है इंडिफरेंस कर्व में बी टच एनी एक्सेस बट नेवर इंटरसेक्ट. तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो टच दो करेगा, इंडिफरेंस कर्व की विशेषता ये है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा. सम आर इन स्पेशल केसेस. तो दोनों स्टेटमेंट आपका बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट बिकॉज, क्योंकि पहला स्टेटमेंट में फॉर टू गुड दैट आर बैड्स लेस प्रेफर टू मोर. तो लेस प्रेफर टू मोर क्योंकि वहाँ पे इसका जो बेसिक नोशन है वो वायलेट हो जाता है. इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन नॉट कॉनकेव. सो स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट. अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट इट डज नॉट टच द आइदर एक्सिस. अगर वो ऐसा करता है तो उसको मोनोवेनिया बोला जाएगा. तो वहाँ पे इंडिफरेंस बोला ही वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक ही गुड्स का क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है. इंटरसेक्ट अदरवाइज इट वुड वायलेट द ट्रांसिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये और प्रेफरेंस जो तीन इसके जो मेन नोशंस हैं, ट्रांसिटिविटी एक्जॉइम वगैरह, तो वहाँ पे जो है इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगला स्टेटमेंट है इन प्योर ओलिगोपोली नेचर ऑफ कमोडिटीज होमोजेनियस, बिल्कुल सही यहाँ पे होता है. उसके बाद इन प्योर कंपटीशन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर एंड परफेक्ट नॉलेज आर द की फीचर, बिल्कुल सही है. दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट आपके पास. ए इज करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है इफ एक्स इज न्यूट्रल कमोडिटी, वाई इज नॉर्मल कमोडिटी, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सो उस केस में ए जो करेक्ट ऑप्शन है एक्सेस के बराबर पैरेलल हो जाएगा, और क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, डिपेंड्स ऑन. उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स आर एक्सेप्शन. सो गिवन गुड्स, ये स्टेटमेंट गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि गिवन गुड्स एक्सेप्शन होती है लेकिन इन्फीरियर गुड्स नहीं होती है. गिवन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स आर गुड्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, बिल्कुल होता है. एज गुड्स एज बोथ गुड्स हैव नेगेटिव इनकम, बिल्कुल होता है. लेकिन कंडीशन ये है कि गिवन गुड्स आर का जो मोर स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इन्फीरियर गुड्स. तो ये होती है एक ही फैमिली से, लेकिन वहाँ पे माइनर सा डिफरेंस है. तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, पहला इनकरेक्ट है. और इसका राइट आंसर इज डी. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ मार्केट. ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कि कौन मार्केट फेलियर किसकी वजह से होता है अपनी वीडियो में. अस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इज राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबल, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली. तो इसकी वजह से होता है बोथ राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी की वजह से मार्केट नहीं होता है. बाकी एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से होता है, और प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली की वजह से होता है. तीनों जो है कारण हो सकते हैं. ये क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है. अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हिमाचल प्रदेश 2025-26 जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, तो उसका करेक्ट एज ऑफ जीएसपी एग्रीकल्चर सेक्टर 14.3% जीएसपी बट एम्प्लॉइंग 53.9% ऑफ वर्कफोर्स. द पर कैपिटा इनकम स्टेट ग्रीव एट मोर 10%. तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, क्योंकि सर्विस सेक्टर एंड शेयर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट आर करेक्ट बट ग्रोथ रेट आर ग्रेटर देन 10%. उसके बाद है ये मैंने अपनी उसमें जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है पब्लिश करते हैं, तो दिस डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी क्वेश्चन था. तो
HDI, UNDP, Ease of Doing Business, World Bank, World Happiness Index, UNDP, SDSN और इकोनॉमिक आउटलुक जो है फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए IMF के द्वारा रिलीज की जाए। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला है लेफर कप, दिस वाज आल्सो इंक्रीज, ये भी हमने अपने उसमें वीडियो में कवर किया था लेफर कप को भी, और ये इजी है। ऑप्टिमल टैक्स रेट दैट मैक्सिमाइज, पहली या तीसरी या चौथी स्लाइड में ही कवर किया था हमने। डी इज द करेक्ट। उसके बाद फिजिकल रिलीजन सजेस्ट क्या करता है, क्या मतलब क्या होता है, क्योंकि टैक्स पेयर जो अंडर एस्टिमेट करता है एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्सेशन, सो उनको पता ही नहीं लगता है और मिसकंसेप्शन होती है उनको कि कॉस्ट जो है बियर कर रहे हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर शॉर्ट टर्म excess liquidity within RBI in exchange of government securities or require the reserve ratio। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज 3 and 4, क्योंकि आपका 3 and 4 are correct account transaction directly because national income by the with the national flow, and correct one statement is directly because reserve rate जो RRP है is strictly defined as the rate at which central bank borrows fund or utilizing the government securities merely as collateral rather than as a permanent exchange। So permanently उसको exchange नहीं कर सकते। Second statement is technically incorrect because statutory reserve requirement encompass more than just cash balances, allowing the asset like gold and government security under the फ्रेमवर्क लाइक दिस स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था जहाँ पे फर्स्ट उसमें या जहाँ पे गुड्स की टाइप ऑफ गुड्स की बात की थी स्लाइड में जो हमारी वीडियो कवर हुई थी, हमने वीडियो डाली थी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसमें फिशरीज की बात की थी मैंने, और उसमें कैटेगराइजेशन है डायरेक्ट वीडियोस में लिखा भी क्या है कि एक्सक्लूडेबिलिटी के आधार पर, राइवलरी या नॉन राइवलरी के आधार पर, जिसमें हमारे पास वो किया जाता है पब्लिक गुड्स में दोनों में होता नहीं है। क्लब गुड्स और हेटेरोजेनिक प्राइस ये इवोल्यूशन के लिए किया जाता है। एनवायरमेंट, हाँ सॉरी, एनवायरमेंट उसमें कवर किया था हमने। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी, इजी है। कंसेप्ट, ये मैंने क्लब गुड्स की बात भी की थी, मेरिट गुड्स की बात भी की थी, किसने कब ये कंसेप्ट दिया था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद 88, एवरी डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम इज पेरेटो एफिशिएंट, हाँ जी, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है डोमिनेंट स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल पे ऑफ रिगार्डलेस ऑफ अदर्स, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि वो इसीलिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी बनाते ही इसलिए है क्योंकि वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपना पे ऑफ, तो वो गेम थ्योरी से क्वेश्चन था। अगला है डिजीज बर्डन इज मेजर्ड बाय, तो इसमें डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जो है मेजर द टोटल डिजीज बर्डन ईयर लॉस ड्यू टू इल हेल्थ डिसेबिलिटी एंड अर्ली है, तो ये WHO के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राइट आंसर इज ए, फाइनेंशियल रिप्रेशन इंक्लूड क्या करता है, हाई स्टेटूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्टेड कंट्रोल्स, इन्वॉल्व्स पॉलिसीज लाइक इंटरेस्ट कैप्स, हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसको जो है कैप रिप्रेशन का मतलब है उसको कंट्रोल करना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेल्थ केयर, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मॉरल हजार्ड की वजह से होता है। एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, एक ये होता है एडवर्स सिलेक्शन ऑफ, क्योंकि मॉरल हजार्ड होता है। सो राइट आंसर इज सी। 92 इस, ये क्वेश्चन इजी था, पिंक रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लैक, इसमें करेक्ट सीक्वेंसिंग आपके पास था, जिसमें मिल्क बहुत इजी क्वेश्चन था, तो राइट आंसर इज सी। अगला है चूज द करेक्ट स्कीम विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ड्यूटी एंड रिप्लेनिशमेंट स्कीम, क्रेडिट लिंक सब्सिडीज स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम और टैक्स रिबेट, सो राइट आंसर इज बी। उसके बाद इन एजुकेशन सेक्टर द प्राइवेट रिटर्न्स एक्सीड द सोशल रिटर्न बैन कब करते हैं, जब इंडिविजुअल कैप्चर द मोस्ट बेनिफिट्स करता है, क्योंकि एजुकेशन इसलिए ऐसा ये वाली बात नहीं है, तो इंडिविजुअल करता है, एक्सटर्नलिटीज आर लो, प्राइवेट रिटर्न्स कैन एक्सीड द सोशल। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ मनी रिलीजन, तो ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये कंसेप्ट दिया था इरविंग फिशर ने 1928 में। In case of infinitely interest elastic demand for money, the effectiveness of expansionary monetary policy would be, तो इनफाइनाइट की बात बोलिए, इनफाइनाइट दिस इज इंटरेस्ट रेट एंड उस केस में जो है क्या होता है, जीरो हो जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन जाती है। और 97 इफ एग्रीकल्चर प्राइसेस
increase faster than the industrial prices, then टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी, तो क्या रहेगा, तो मूव इन फेवर करता है, अगेंस्ट करता है, नॉट चेंज है, तो इसमें मूव वो फेवर करेगा क्योंकि प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंडस्ट्री। इफ प्राइस एग्रीकल्चर के बढ़ जाते हैं फास्टर देन रेशियो इंक्रीजेज इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर, सो 97 का ए इज करेक्ट। वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर कंसिडर, तो कौन सा सेक्टर जो है कंसिडर, हाँ एग्रीकल्चर को, माइनिंग क्वेरिंग को यूज़ किया जाता है, नॉन मोनेटाइज एक्टिविटीज़ को किया जाता है, नॉन फार्म क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनको जो है नॉन तरीका यूज़ किया जाता है, और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग को उसमें इंक्लूड किया जाता। तो करेक्ट सीक्वेंस 1 2 3 5 इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया अंडर द विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन, तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि इंडिया में किस टाइप का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो ये ओकेजनली आरबीआई का इंटरवेंशन किया जाता है और मैनेज फ्लोट सिस्टम है जो कि हमने अडॉप्ट किया है। सपोज आरबीआई इंक्रीजेज द रेपो रेट बाय 50 basis points and commercial banks fully pass it to borrowers, तो borrowers 10 लाख तो कैलकुलेट करना था, इजी था। अब बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.5%, न्यू रेट हो जाएगा 10.5%, और आपका जो भी आप वैल्यू दे रखिए उसके आधार पर कैलकुलेट करने पर फाइनल 10500 आपका राइट आंसर है। तो ये आपके पास सारा का सारा आपने डिस्कस करा, थैंक यू आप सभी का, और ऐसे ही बने रहे क्योंकि अब हमारा जो इसके बाद स्पेशल क्लासेस यूजीसी नेट के लिए चलने वाली है, और आने वाले जो कमीशंस हैं चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मध्य प्रदेश हो, अदर पीजीटी हो, उसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे या जानकारी होगी उससे, और प्रिपरेशन के लिए हम सारी डेली वीडियो डालते रहेंगे। तो आप ऐसे बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।